नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार, अपना प्यारा सा YouTube चैनल फॉर फिजिक्स पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। ध्यान दीजिएगा, एक प्यारा और छोटा सा क्वेश्चन है, क्योंकि कही जाती है कि छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बातें बनती है। एक क्वेश्चन है, ए सिलिकॉन वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम इज कनेक्टेड टू ए वोल्टेज सोर्स ऑफ 10 वोल्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट। सिंपल सा क्वेश्चन है, ओम्स लॉ लगाएंगे बन जाएगा। वोल्टेज इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर, तो यहां से I इक्वल्स टू वोल्टेज बाय आर, यानी कि 10/5 यानी कि 10/5 इक्वल्स टू 2 एम्पियर, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 एम्पियर, राइट। लेकिन दुख की बात यह है कि आपका जो ये 2 एम्पियर का आंसर है ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, किसी भी फार्मूला को पढ़ने से पहले इसकी जानकारी होनी चाहिए कि ये कब एप्लीकेबल होगा और कब नहीं होगा। हमारा जो ओम्स लॉ है वो वैलिड नहीं होगा जब हमारा रेसिस्टेंस कोई नॉन लीनियर होगा, जैसे कि वैक्यूम ट्यूब्स होगा, जैसे कि गैस फिल्ड ट्यूब्स होगा, सेमीकंडक्टर होगा, और यूनिलैटरल नेटवर्क, यानी कि जिसमें एक ही डायरेक्शन से करंट फ्लो कर सकता है, जैसे कि डायोड, जैसे कि ट्रांजिस्टर, इसमें भी हमारा ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। ओम्स लॉ वैलिड कब होगा? ओम्स लॉ वैलिड कब होगा? जब हमारा कंडक्टर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा तब। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, यह भी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर तक ही। एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के बाद हमारा जो कंडक्टर है वो ओम्स लॉ को वायलेट करता है, यानी कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। उसका जो ग्राफ होगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा कंडक्टर कोई ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, ओमिक कंडक्टर होगा, तो उसका जो V और I का ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा? वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन एट हायर टेम्परेचर, कहां पे? एट हायर टेम्परेचर हमें जो ग्राफ मिलता है वो कुछ इस तरह से मिलता है, यानी कि आप देख रहे हैं कि A से B तक जो है एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। लेकिन उसके बाद क्या हो गया है, ये एक नॉन ओमिक हो गया, यानी कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि ओम्स लॉ को तब फॉलो करेंगे जब हमारा वो गुड कंडक्टर होगा और वो भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। क्योंकि आप जब ओम्स लॉ को पढ़ते हैं तो शुरू में ही पढ़ते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या पढ़ते हैं? एट कांस्टेंट टेम्परेचर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ध्यान दीजिएगा, आप जो ये फार्मूला पढ़ते हैं V इक्वल्स टू आई आर, इस फार्मूले के मदद से आप R का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। R वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि क्या रेसिस्टेंस का वैल्यू वोल्टेज और करंट पर डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, रेसिस्टेंस का जो वैल्यू है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? हमारा रेसिस्टेंस का वैल्यू हम वोल्टेज इक्वल्स टू आई आर से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इट सेल्फ जो रेसिस्टेंस का वैल्यू है वो वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता है। तो रेसिस्टेंस बराबर आप जानते होंगे, फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। आप लोग पहले से ही जानते होंगे, रो एल अपॉन ए। तो हमारा जो रेसिस्टेंस है ये किस चीज का फंक्शन है? हमारा रो यानी कि नेचर ऑफ मटेरियल। किस पे? नेचर ऑफ मटेरियल। ध्यान दीजिएगा। और हमारा लेंथ यानी कि लेंथ ऑफ कंडक्टर। किस पे? लेंथ ऑफ कंडक्टर पे। और ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि CSA ऑफ कंडक्टर। और किस पर डिपेंड करेगा मित्रों? टेम्परेचर पे, क्योंकि जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाता है। किस पे करेगा? टेम्परेचर पे। अगर हम इसमें कुछ मिलावट कर देते हैं, यानी कि एलवाइंग प्रॉपर्टी पे, यानी कि एलवाइंग पे करेगा, और लाइट पर भी करेगा। तो मुख्य रूप से इन सब चीजों पे जो है हमारा रेसिस्टेंस का वैल्यू डिपेंड करता है। लेकिन किन हमारा जो रेसिस्टेंस का वैल्यू है, अगर कोई बंदा आपसे ये पूछे कि रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या वोल्टेज पे डिपेंड करेगा? नहीं। वोल्टेज पे करेगा मित्रों? नहीं करेगा। क्या इसका वैल्यू करंट पे करेगा? नहीं करेगा। वोल्टेज और करंट पे क्या करेगा? नहीं करेगा। करेगा किस पे? नेचर ऑफ मटेरियल पे, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर पे, टेम्परेचर पे, और इन सब चीजों पे ध्यान दीजिएगा।